एक तरफ काठमांडू की सड़कें खून से लाल हैं और दूसरी तरफ युवाओं की चीखें आसमान छू रही हैं। एक तरफ युवाओं के फैसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को मारना सही था, तो दूसरी तरफ उनकी वीर गाथाएं सुनाई जा रही हैं। ये हिस्ट्री की पहली क्रांति है जहां बिना किसी नेता के जेन ज़ी ने सत्ता को हटाकर रख दिया। 36 से 38 घंटों में सरकार बदल के रख दी। सोशल मीडिया पे मीम्स और वीडियो डालने वाली जेन ज़ी आज क्रांति का प्रतीक बन चुकी है। ये है रीसेंट नेपाल का इशू, जेन ज़ी प्रोटेस्ट और सोशल मीडिया बैन का केस। सोचो, एक छोटी सी कंट्री नेपाल और वहां के यंग स्टूडेंट जेन ज़ी के लड़के लड़कियां 36 घंटों में अपनी पूरी गवर्नमेंट हिला देते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर जो बार बार कुर्सी से वापस आता था, उसे मजबूर कर दिया गया रिजाइन करने के लिए और एकदम से नया चैप्टर लिख दिया गया नेपाल की हिस्ट्री में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नेपाल में आखिर क्या हुआ, किस वजह से केपी शर्मा ओली को रिजाइन करना पड़ा, कैसे जेन ज़ी ने सरकार को हिलाकर रख दिया और कैसे सिर्फ 36 घंटों में ही पावर का इक्वेशन बदल गया। तो चलो शुरू करते हैं। नेपाल का पॉलिटिक्स हमेशा से थोड़ा अनस्टेबल रहा है। केपी शर्मा ओली एक ऐसा नाम जिसे नेपाल की राजनीति में एक स्ट्रॉन्ग लीडर माना जाता था। वो हर बार प्राइम मिनिस्टर बने, कभी कोलिएशन सपोर्ट से एंड कभी अपोजिशन तोड़फोड़ से। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? वाइड स्प्रेड करप्शन एलिगेशंस, नेपोटिज्म, मतलब पॉलिटिशियंस के बच्चे हाई लाइफ जी रहे थे जबकि आम यूथ बेरोजगारी से जूझ रही थी। इकोनॉमी वीक थी, लोग जॉब्स के लिए बाहर माइग्रेट कर रहे थे और सबसे बड़ी बात, यूथ और गवर्नमेंट के बीच ट्रस्ट का ब्रेकडाउन हो गया था। नेपाल की जेन ज़ी ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थी, उन्हें लगता था कि उनकी आवाज कोई सुन ही नहीं रहा। ट्रिगर सोशल मीडिया बैन। 8 सितंबर नेपाल गवर्नमेंट ने एक ऐसा स्टेप लिया जो एकदम से एक्सप्लोजन बन गया। सोशल मीडिया बैन। गवर्नमेंट ने बोला कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या फिर यूट्यूब, टिकटॉक जैसे 20 से 26 ऐप्स को बंद कर दिया जाए क्योंकि वो रजिस्टर नहीं हो रहे और फेक आईडीज, मिस इन्फॉर्मेशन का खतरा बढ़ रहा है। लेकिन यूथ के लिए ये एकदम बैन अटैक से ज्यादा था और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं था। सोचो, आज के टाइम में सोशल मीडिया के बिना एक दिन भी सर्वाइव करना कितना मुश्किल है। अब वहाँ के स्टूडेंट, क्रिएटर्स, फ्रीलांसर, एक्टिविस्ट, सबके लिए सोशल मीडिया एक लाइफलाइन था। ये बैन एक स्पार्क बन गया और एकदम से ज्वालामुखी फट गया। बैन होते ही काठमांडू और दूसरे बड़े सिटीज में स्टूडेंट रोड पर आ गए। शुरू में पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, पोस्टर्स, स्लोगन्स, इनफ इज इनफ जैसी लाइंस। हमारी आवाज को बंद नहीं कर सकते, फ्रीडम चाहिए, करप्शन नहीं। लेकिन पुलिस का रिएक्शन बहुत ही ब्रूटल था। टीयर गैस, रबर बुलेट्स, बेटोन चार्ज और कुछ जगह पे तो लाइव फायर तक हुआ। रिजल्ट, 19 लोग पहले ही दिन मर गए और 100 से ज्यादा इंजर्ड हो गए। ये डेथ प्रोटेस्ट को और भड़काने वाली थी। यूथ ने कहा अब बस, अब तो बदलाव करके ही रहेंगे। अब 36 घंटे नेपाल की हिस्ट्री का सबसे इंटेंस फेज रहा। कर्फ्यू लगाया गया, गवर्नमेंट ने पूरा काठमांडू बंद कर दिया। लेकिन स्टूडेंट्स ने बोला, कर्फ्यू या फियर कुछ भी हो, हम नहीं रुकेंगे। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट ने रोड ब्लॉक कर दिए। सिंबल ऑफ अटैक एज अ पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में घुसकर फायर लगा दी। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के घर के बाहर प्रोटेस्ट हुए और पीएम के सपोर्टर्स भी भिड़ गए। लेकिन यूथ का जोश हैवी था। एयरपोर्ट्स और रोड ब्लॉक कर दी गई एंड सोशल मीडिया बैन को वापस ले लिया गया। लेकिन अब यूथ की डिमांड सिंपल नहीं रही। अब वो सिर्फ एप्स वापस चाहिए वाले नहीं रहे। अब वो ये रहे कि करप्शन खत्म करो, अकाउंटेबिलिटी लाओ और गवर्नमेंट बदलो। ओली रिजाइंस। 9 सितंबर तक केपी शर्मा ओली का प्रेशर पीक पर था। इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रही थी, डिसअप्रूव वॉइस उठा रहे थे और अंदर से पार्टी लीडर्स भी नर्वस थे। फाइनली ओली को मजबूर कर दिया गया रिजाइन करने के लिए। उन्होंने बोला कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहे हैं, इसीलिए मैं रिजाइन करता हूँ। सोचो, एक पीएम जो इतनी बार कुर्सी बचाता आया था, उसको सिर्फ 36 घंटों में जेन ज़ी ने कुर्सी पर गिरा दिया। नया चैप्टर, सुशीला कार्की की इंटरिम गवर्नमेंट। 12 सितंबर 2025 नेपाल ने एक हिस्टोरिक मोमेंट देखा। सुशीला कार्की, जो एक फॉर्मर चीफ जस्टिस थी, उनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। वो नेपाल की पहली महिला पीएम बनी। इलेक्शंस ऑफ मार्च 2026 में शेड्यूल किए गए एंड गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि करप्शन के केसेस इन्वेस्टिगेट होंगे, इंजर्ड प्रोटेस्टर्स का इलाज फ्री होगा और यूथ की आवाज को रिस्पेक्ट दिया जाएगा। जेन ज़ी की पावर एनालिसिस। अब सवाल ये है कि कैसे सिर्फ 36 घंटों में ये रिवॉल्यूशन हो गया। बैन के बावजूद वीपीएन्स और ऑफलाइन नेटवर्क्स ने काम किया। टेलीग्राम ग्रुप्स, डिस्कॉर्ड सर्वर्स, ऑफलाइन मीटअप्स, सब जगह यूथ के झंडे के नीचे आ गए। बॉटल अप एंगर, जॉबलेसनेस, करप्शन, नेपोटिज्म, सब कुछ ऑलरेडी प्रेशर कुकर में था। बैन सिर्फ एक छोटी विसल थी जो कुकर ने उड़ा दी। अनस्टेट वायलेंस को फ्यूल बनाया गया। जब पुलिस ने फायरिंग की और स्टूडेंट मार गए,
मारे गए तो उनकी शहादत मूवमेंट के लिए एक इमोशनल सिंबल बन गई। मूवमेंट डिससेंट्रलाइज्ड हुआ, ना कोई एक पार्टी ना कोई एक नेता, बस हर जगह यूथ। इस वजह से गवर्नमेंट कंफ्यूज थी कि बात करे किससे। ग्लोबल मीडिया कवरेज ने गवर्नमेंट की इमेज स्पॉइल कर दी। ओली के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन हर रिवॉल्यूशन का एक कॉस्ट होता है। 30 लोग अपनी जान खो बैठे, हजारों इंजर्ड हुए, प्रॉपर्टी और हेरिटेज साइट को नुकसान हुआ। नेपाल की इकोनॉमी पे एक और झटका। पर यूथ कहते हैं ये कुर्बानी जरूरी थी क्योंकि फ्यूचर सिक्योर करना है। लेसन ऑफ द वर्ल्ड। नेपाल का ये मूवमेंट सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि दुनिया के हर यूथ के लिए एक मैसेज है। अपनी आवाज उठाना पावरफुल है। अपना सोशल मीडिया से सिर्फ मीम्स नहीं, रिवॉल्यूशन भी कर सकते हैं। अगर करप्शन और इनजस्टिस अगेंस्ट है तो यूनिटी से सिस्टम बदल सकते हैं। लेकिन एक वार्निंग भी, वायलेंस से चेंज तो आता है लेकिन सस्टेनेबल चेंज के लिए स्ट्रक्चर्स, लीडरशिप और क्लियर एजेंडा जरूरी है। तो ये था नेपाल का जेन ज़ी रिवॉल्यूशन जो सिर्फ 36 घंटे में पूरी गवर्नमेंट को बदल गया। केपी ओली शर्मा रिजाइन कर गए, सोशल मीडिया पे चर्चे ही चर्चे। सुशीला कार्की इंटरिम पीएम बनी और यूथ ने दिखाया कि उनकी पावर को अंडर एस्टिमेट मत करना। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे ही यूथ पावर दूसरे देशों में भी सिस्टम को हिला सकती है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय लिखो एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक पावरफुल कहानी के साथ।